अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूँ नादिया हुसैन। दोस्तों, 2 दिन पहले साबका फ़ौजी अफसरान की जानिब से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुल्की मीडिया में तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ ख़ास तफसीलात नहीं आई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो रोक दिया गया था कि इस कॉन्फ्रेंस की कवरेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज ना की जाए। अखबारात में भी कोई इसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से इसकी तफसीलात, वीडियोज़ और जो मुतालबात पेश किए गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आप लोगों तक सब तक पहुँचते ही रहे हैं। मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में इसी हवाले से कुछ बात की जाए। अब जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुतालबात किए गए हैं उनको लेके मीडिया में एक नई बहस चल निकली है। मुतालबात तो तकरीबन वही हैं कि जो कि पीटीआई का गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से बयानिया चल रहा है। जो इन अफसरान की जानिब से या इस तंजीम की जानिब से मुतालबात पेश किए गए हैं वो तकरीबन सब वही हैं, उन्हीं को दोहराया गया है। अब इस हवाले से कुछ एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक ये एतराज़ ISPI की ही तरफ से किया गया है कि ये जो तंजीम है साबिक़ फ़ौजी अफसरान की, ये कोई रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है, GHQ में ये रजिस्टर्ड नहीं है और इनको इस किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई इख्तियार नहीं था। तो इस हवाले से तो सिर्फ ये बात कही जा सकती है कि तंजीम साबका फ़ौजियों की है और फ़ौजियों भी जो आला अफसरान हैं, इसमें आप हमारे तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान शामिल हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि जो इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सबसे अहम नाम जो है वो जनरल अली कुली ख़ान का है। तो उनसे ज़्यादा तो अहम कोई नाम इन लोगों में हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी तमाम मुसल्लह अफ़वाज के ब्रिगेडियर, कॉमोडोर, वाइस मार्शल तक इन अफसरान में शामिल थे जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एक बात जो कही गई वो इनकी तरफ से इन्होंने ये दावा किया है कि मुल्क में जब ये सूरत हाल हुई थी, जो इस वक्त सियासी बहरान हुआ हुआ है, एक हुकूमत की लूट खसूट जो हुई थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने इन सूरत हाल के बायस मुल्की हालात को देखते हुए, संगीनी को देखते हुए आर्मी चीफ से मुलाकात की थी और उनके सामने अपना इलेक्शन कराने का मुतालबा रखा था। और उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ ने उनसे वादा किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करा दिए जाएंगे, लेकिन अब तक इसके कोई आसार दिखाई नहीं देते। तो उनका एक सबसे अहम मुतालबा यही है कि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाएं। अब इस हवाले से कुछ लोगों ये एतराज़ उठा रहे हैं कि जी इनका तो कोई ये आइनी मुतालबा नहीं है, इन्होंने किस हैसियत में जो है वो आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएं। टेक्निकली देखें तो चूँकि ये हुकूमत जो है वो इन हाउस तब्दीली के ज़रिए आई है, अगर तो ये मिलिट्री कू होता या अगर आर्मी चीफ ने हुकूमत पे कब्ज़ा किया होता, तब तो उनसे ये मुतालबा किया जा सकता था कि वो इलेक्शंस कराएं। जैसे पहले भी जब भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया गया था ज़िया-उल हक़ ने, तो उन्होंने कहा था कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएंगे। तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फ़ौज ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था, इसलिए ज़ाहिर सी बात है कि जिसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था उन्हीं से मुतालबा किया गया था कि वो इलेक्शंस कराएं। अब जो हालात हैं वो ज़रा मुख्तलिफ़ हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वो सियासी ही है, जमहूरी अंदाज से, एक सो कॉल्ड जमहूरी अंदाज से ये हुकूमत की तब्दीली आई है। तो इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदार इस वक्त हुकूमत ही है और इलेक्शन कमीशन का इदारा हमारे मुल्क में आज़ाद मौजूद है जो इलेक्शन मुल्क में कराने का ज़िम्मेदार है। गुज़िश्ता 3 असम्बलियों को हम देखें जिन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है, तो इसी तरह से होता है कि जब असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करती है उसके बाद एक कौमी हुकूमत कायम की जाती है कि जो कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा देती है और फिर इक़्तिदार नई हुकूमत के हवाले कर दिया जाता है। तो उस सूरत हाल के मुताबिक होना तो अब भी यही है कि चूँकि ये हुकूमत आइनी तरीक़े से या असम्बली के ज़रिए से ही तब्दील की गई है, तो अब जब तक ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तब तक ये हुकूमत काम करेगी
اور پھر نئی حکومت بننے کے بعد، نگراں حکومت بننے کے بعد اس نے انتخابات کرانے ہیں، اور جو کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات تو ایک ٹھیک لگتی ہے کہ کس حیثیت سے مطالبہ کیا گیا ہے آرمی چیف سے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ہمارے ملک میں ایک عام روایت ہے۔ آپ عام زندگی کے معاملات میں دیکھ لیں کہ کسی دور دراز علاقے میں، شہر قصبے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ماورا عدالت قتل ہو جاتا ہے، کوئی واردات ہو جاتی ہے، لوگ انصاف چاہتے ہیں، تو عدالت کے بجائے وہ دہائیاں دیتے ہیں کہ آرمی چیف اس معاملے کا نوٹس لیں اور یہ مسئلہ حل کرائیں۔ تو جب ملک میں ایک اتنا سنگین بحران پیدا ہوا ہے، ایک سنگین مسئلہ پیدا ہوا ہے حکومت کا، اور حکومت کے آنے جانے میں ہمیشہ ہی پاکستان میں ہماری افواج کا ایک حصہ رہا ہے، تو کیسے ممکن نہیں تھا کہ اس وقت یہ مطالبہ فوج سے نہیں کیا جاتا۔ مطالبے کا ہو سکتا ہے کہ انداز کچھ دوسرا ہو، لیکن ان کا جو ہے وہ پیچھے نیت یہی ہو کہ بھئی آرمی چیف یہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں الیکشن کرانے میں۔ اگر ایک کہ حکومت حیل و حجت سے کام لے رہی ہے تو یہاں فوج اپنا اثر استعمال کرے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جب تبدیلی ہوئی ہے تو یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے نا کہ اس رات کیا ہوا تھا، کن فوجی افسران نے، کن لوگوں نے ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو کے، اور کیا کچھ معاملات ہوئے تھے جس کے نتیجے میں یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی۔ تو وہ اگرچہ کہ آرمی نے حکومت پہ قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں آرمی انوالو تو تھی نا، تو جب وہاں اثر استعمال ہو سکتا ہے تو الیکشن کا مطالبہ آرمی سے کیوں نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنا اثر کیوں نہیں استعمال کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب 2014 میں یہ عمران خان کا اور طاہر القادری کا جو دھرنا تھا، اس وقت کے بھی آرمی چیف نے ان حالات کی سنگینی سے کے پیش نظر عمران خان کو اور طاہر القادری کو طلب کیا تھا، ان سے بات چیت کی تھی اور ان پہ یہ دھرنا ختم کرنے پہ زور دیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی ملک میں ایک عجیب کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں تو ان کو ہی اس قسم کے معاملات میں انوالو کیا جاتا ہے، تو یہ ایسا کوئی انہونی نہیں ہے کہ اس وقت ان سے کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے نیت یہی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اب جہاں تک تعلق یہ ہے کہ بھئی یہ تو فوجی افسران جو ہیں ان کی تو یہ تنظیم رجسٹرڈ نہیں ہے، تو بھائی تنظیم ان کی رجسٹرڈ ہو نہ ہو، وہ فوجی تو اسی ملک کے ہیں نا، ٹمبکٹو کے تو نہیں ہیں۔ اپنی ہی فوج سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ملکی معاملات میں ہر طرح سے مداخلت کرتی ہے، تو اگر اپنے ہی فوجیوں نے اپنے ہی سربراہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملکی حالات بہتر کرنے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، تو یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تاریخ رہی ہے۔ اب ان ساری صورتحال میں، ان حالات کے بیچ میں دیکھنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ نقصان کیا ہو رہا ہے اس سیاسی صورتحال سے جو ملک میں حکومت کی لوٹ کھسوٹ کے باعث ہوئی ہے۔ ملک میں معاشی بحران ابھی تک موجود ہے، آئے دن ہم نئی نئی خبریں سن رہے ہیں، مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان حالات سے نمٹنے کے لیے ملک کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ اب اگر ملک کے مختلف حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملک میں جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں، تو یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ نقصان اس سلسلے میں سب کچھ یہ ہو رہا ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں لوگ اپنے ہی اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ان اداروں سے وابستہ ہیں۔ پاکستان میں کہ یہ بہت کم دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ اس طرح فوجی افسران نے، سابقہ فوجی افسران نے اس قسم سے، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ فوج ہی کے خلاف یہ ان کے کچھ باغیانہ خیالات ہیں کہ وہ کھلے عام سب یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو فوجی قیادت ہے ان لوگوں نے پیسہ لے کے یا کچھ فوائد لے کے ملک کی یہ صورتحال بنانے میں مدد دی ہے۔ تو ان حالات کے نتیجے میں کیا ہے کہ نقصان اپنے ملک کا اور اپنے اداروں کا ہو رہا ہے۔ ہم پہلے بھی یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ملک کی تاریخ ہماری ایسی رہی ہے کہ آدھے سے زیادہ عرصہ ہمارے ملک میں فوجی حکومتیں رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ، یہ وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے عوام کے دلوں میں فوج کے خلاف ایک نفرت کہہ لینا چاہیے
के थी या अच्छे जज्बात नहीं थे, लेकिन गुज़िश्ता 15-20 सालों के दौरान हमारे फ़ौजियों ने, जवानों ने जिस तरह से मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, अपनी जानों के नजराने पेश किए और मुल्क को दहशतगर्दों से पाक किया, उसके नतीजे में दोबारा अवाम के दिलों में फ़ौज से एक मोहब्बत पैदा हुई थी, अक़ीदत पैदा हुई थी। और वो जैसे फैज़ ने कहा था ना कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, तो हमारे फ़ौजी जवानों ने अपने खून से साबका लोगों के लगाए हुए उन धब्बों को धोया है। इस मुल्क में फ़ौज पे लोगों का एतमाद बहाल किया है, फ़ौज से लोगों की अक़ीदत और मोहब्बत बहाल की है। लेकिन मौजूदा जो सियासी हालात हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये चक्कर घुमा दिया है। अवाम के इदारों के बीच ताल्लुकात की नौइयत को वापस उसी जगह पे ले आए हैं जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी। तो ये वाक़यात, ये हालात ना मुल्क के सियासी माहौल के लिए अच्छे हैं, ना ही मुल्क की दिफाई सूरत हाल के पेश नज़र इस किस्म के हालात होने चाहिए। इन अफसरान ने जो मुतालबा किया है उसमें उन्होंने अपने इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, सियासी अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा गैर महफूज जो हैं वो हमारे एटमी असासे हैं। और ये बात तो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी मेहनत के बाद हमारे मुल्क ने अपने आप को एटमी ताकत बनाया था। इस मुल्क के साइंसदानों का, अवाम का, फ़ौज का, हुकूमतों का, सबका हिस्सा रहा है मुल्क को एटमी ताकत बनाने में। और इस वक्त के जो हालात हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो इस वक्त हमारे मुल्क की इस एटमी दिफाई सलाहियत को है कि जो मुआशी हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं और मज़ीद जिनके जाने की तवक्को है, तो आम लोगों के दिलों में तो यही एक ख़तरा पाया जाता है, यही एक अंदेशा पाया जाता है कि इस अदम इस्तेहकाम के बाइस, मुआशी बदहाली के बाइस लोगों को इस वक्त अपनी फ़िक्र नहीं है। आवाम को ये फ़िक्र है कि कहीं हमसे कोई हमारे एटमी असासे ना ले जाए, ये हमसे ना छीन लिए जाएँ। तो इन हालात में इस वक्त ज़रूरत मुल्क को सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की है। अब ये इत्तेहाद जो है वो मुल्क के तमाम इदारों ने और लोगों ने मिल के कायम करना है। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त फ़ौजी क़यादत से जो लोगों में एक बगावत पाई जाती है, जो कि अब खुल के अफसरान की शक्ल में भी सामने आ गई है, इससे सैफ़े नज़र नहीं करना चाहिए, इस पे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के सियासी हालात को इस नहज पे ना लेके जाएं कि जो हमारे मुल्क की दिफाई सलाहियत को, हमारी एटमी सलाहियत को हमसे छीन सके या हमारे दिफा को कोई नुकसान पहुंचा सके। तो बहरहाल इस वक्त जो कुछ भी मामलात चल रहे हैं, ये फ़ौजी हैं, ये हमारे मुल्क के अपने ही हैं। अगर इन्होंने अपने किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है तो ये कुछ गलत नहीं है। इनकी गुज़ारिशात पे, इनके मुतालबात पे तवज्जो देनी चाहिए, चूँकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जानों को हथेली पर रख के इस मुल्क व कौम की हिफाजत की है। अफ़वाज के मुतालिक हम कह सकते हैं कि आम आदमी का तो अपने मुल्क से मोहब्बत है अपनी जगह, लेकिन इन फ़ौजियों की मोहब्बत को या उनकी अक़ीदत को हमसे एक दर्जे ऊपर इसलिए हम देख सकते हैं कि वो अपनी जान हथेली पर रख के इस मुल्क व कौम की हिफाजत करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी हालात हों, अवाम के और फ़ौज के बीच में ना तो दूरी आनी चाहिए और ना ही बगावत की कोई सूरत हाल निकलनी चाहिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को इन हालात से जल्द अज जल्द निकाले और हमारी दिफाई सलाहियत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।